तो गाइस आज हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में। ये हमारा पहला भाग है और इसका तीसरा नहीं चौथा वीडियो है। और इसके पहले 3 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने देख लिया है। पहले और दूसरे वीडियो में हमने वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन यानी वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बात की। वहीं पर तीसरे वीडियो में हमने बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बात की। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन शिक्षा या जिसे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप सभी ने ये चारों वीडियोस देख लिए तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं और आप तीनों में डिफरेंस को समझ पाएंगे। वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, बौद्ध कालीन शिक्षा क्या थी और मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या है, तीनों के डिफरेंस को समझ पाएंगे। तीनों में जो संस्कार आपने पढ़े, उपनयन संस्कार, गुरुकुल पद्धति और वहाँ पर प्रवज्जा संस्कार आपने पढ़ा, यहाँ पर बिस्मिल्लाह संस्कार पढ़ेंगे। सब चीज़ों में डिफरेंस आप समझ पाएंगे। और एक क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए कि यहाँ से आपको लॉन्ग टाइप का मिलना ही मिलना है और टाइप के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से 101% आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। यानी यह यूनिट लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके हम एक छोटा सा वीडियो और आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद यह यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के जो हमारे यूनिट बच रहे हैं, संडे तक हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दें। जो हमारा अपकमिंग संडे है, आपके मैक्सिमम वीडियो इस बुक के मिल जाएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको सारी बुक के वीडियोज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिशों में लगे हैं। यानी आज हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में। इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा के प्रमुख केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा की तो आप सभी को बताना चाहेंगे मध्यकालीन शिक्षा का अर्थ भारतीय इतिहास में शैक्षिक दृष्टिकोण से मध्यकाल नितांत भिन्न काल था। एक ऐसा काल था जो अन्य कालों से भिन्न था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम का शासक था और ये जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम था वो उनके अकॉर्डिंग ही था। वो अपने मदरसों में बच्चों को शिक्षा देते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा काल रहा है शिक्षा के दृष्टिकोण से एक भिन्न काल रहा है। इस काल में भारत में मुख्य रूप से विदेशी मुस्लिम शासकों का शासन था। इस शासन के ही कारण भारत में एक भिन्न शिक्षा प्रणाली का लागू किया गया जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से नितांत भिन्न प्रकार की थी। इस शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से इस शिक्षा प्रणाली को मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहा जाता है। आप सभी को पता है, हमने कहा ना मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर बहुत सारे विदेशी मुस्लिम थे जिनका शासक था और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इस शिक्षा को बढ़ावा दिया और उन्होंने जो है मुस्लिम की जो शिक्षा होती है उस प्रणाली को यहाँ पर लागू किया था। वास्तव में इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार और प्रचार करना भी था। वही चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भी इस शिक्षा को चलाया गया था। मध्यकालीन अथवा मुस्लिम कालीन शिक्षा का सामान्य परिचय डॉक्टर केई इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरूपण किया गया, जो ब्राह्मणी शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इस शिक्षा को मध्यकाल में लाया गया, अपने देश में लाया गया। और जहाँ पर मेन रीज़न था विदेशी जो मुस्लिम शासक थे उन लोगों ने इस शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की और उसको शुरुआत करने का बस एक ही मकसद था ताकि धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। तो हम इसे कह सकते हैं जो मध्यकालीन शिक्षा थी इसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भी कहा जा सकता है। ठीक है, आगे अगर बात की जाए मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इनके जो विशेषताएं थी वो क्या थी। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत पर शासन स्थापित कर लेने के परिणाम स्वरूप जब मुस्लिम शासकों का भारत में शासन आ गया उसके परिणाम स्वरूप प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का ह्रास होने लगा। जो हमारी पहले की भारतीय शिक्षा थी, जैसे कि वैदिक काल की हम लोगों ने पढ़ा था, वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, बौद्धकालीन जो शिक्षा पढ़ा था, उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगा। ठीक है, मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म और आदर्श लाए थे। अपने शासन को शुद्ध करने के लिए उन्होंने स्वयं का मुस्लिम धर्म एवं इस्लामी ज्ञान व संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था अर्थात इस्लामी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। इस पद्धति की अपनी विशेषताएं भी हैं जो आगे विवरण में दिया गया है।
फाइनली यहाँ पर जब आप इनकी विशेषताओं के बारे में लिखते हैं ना, तो कुछ लाइनें आपको लिखनी होती हैं। उसके बाद जैसे हमने देखो लास्ट की लाइन में क्या दर्शा दिया कि आगे इनकी विशेषताएं हैं, तो जब आप इस तरीके से कुछ हेड पॉइंट्स आप लिख देते हैं और फिर आप आगे लिखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एक अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जो चीज़ है आपका बिस्मिल्लाह रस्म है, हम लोग वहाँ संस्कार कहते थे, यहाँ पर रस्म कह रहे हैं। तो ये जो आपका है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों में देखने को मिल सकता है। जैसे आपने वहाँ पर उपनयन संस्कार, गुरुकुल पद्धति, प्रबज्जा संस्कार पढ़ा था, वैसे ही आपका बिस्मिल्लाह रस्म है, इसको भी आपको पढ़ना है। और जैसे ये लगभग उपनयन संस्कार से मिलता जुलता संस्कार है, बिल्कुल भी उससे अलग नहीं है। बस वहाँ पर हमारे गुरु होते थे, यहाँ पर जो मौलवी होते हैं वो उनके द्वारा यह संस्कार कराया जाता था। तो लगभग चीज़ें सेम है, बस आपको करना क्या है कि इन चीज़ों को जो है आपको पढ़ना है, इनके डिफरेंस को जानना है, सो दैट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने तो हम इन्हें कर पाएँ। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता है। बिस्मिल्लाह रस्म में वैदिक काल के उपनयन संस्कार और बौद्ध काल की प्रबज्जा आप सभी समझ रहे हैं, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा प्रबज्जा जैसे यहाँ लिखा है। यहाँ पर मैं बार बार टाइप करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आ नहीं रहा था। प्रबज्जा ऐसे लिखते हैं, प्रबज्जा, यहाँ पर रामत लगाइएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, फिर से अगेन बता दे रहा हूँ, प्रबज्जा संस्कार होता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रबज्जा संस्कार। प्रबज्जा संस्कार जो हमारा वैदिक काल का था उपनयन संस्कार और बौद्ध काल का जो प्रबज्जा संस्कार से मिलती जुलती है। इसमें बालक की आयु, सबसे मेन फैक्ट क्या है, आपने बौद्ध काल में क्या पढ़ा था? बौद्ध काल में आपने पढ़ा था 5 वर्ष होना चाहिए, फिर आपने उसमें पढ़ा बौद्ध काल में आपने 8 वर्ष पढ़ा था, वैदिक काल में 5 वर्ष पढ़ा था। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। बालक की आयु कितनी होनी चाहिए? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के यहाँ ले जाते थे। यहाँ पर बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों को दोहराना पड़ता था। जो कुरान होती हैं उनकी कुछ आयतों को दोहराना पड़ता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। बालक को औपचारिक पढ़ाई शुरू की जाती थी। मौलवी साहब के कुछ नजराना देकर, नजराना इन द सेंस कुछ ना कुछ दक्षिणा जो हम लोग कहते हैं, कुछ ना कुछ पैसे पे कर बालक का मकतब में प्रवेश दिला दिया जाता था। एक मकतब होता था, एक मदरसा होता था, एक खानकाहे होता था। ये सब स्थान होते थे जहाँ पर इनकी शिक्षा दी जाती थी, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने आपसे कहा ना कि बिस्मिल्लाह जो रस्म होता है, ये भी रस्म हमारे जो वैदिक काल के उपनयन संस्कार होते थे उनसे मिलता जुलता संस्कार होता है। इसमें बालक की आयु कितनी होनी चाहिए? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात वही चीज़ें हैं कि यहाँ भी बच्चे को नए कपड़े पहना के मौलवी साहब के यहाँ ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? कुरान की कुछ आयतों को पढ़वाते हैं। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो उसे बोल देंगे चलो ठीक है तुम बिस्मिल्लाह कह दो। अगर बच्चे ने बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कर लिया तो उसे अपने साथ लेते थे और उसकी पढ़ाई जो है मकतब में शुरू कर देते थे। ओके, अब हम बात करेंगे शिक्षा संस्थाओं के बारे में। तो ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग पॉइंट है, ये भी हमारी विशेषताओं में ही आता है। मुस्लिम कालीन में शिक्षा की व्यवस्था के लिए 2 प्रमुख अभिकरण मकतब और मदरसा थे। यानी एक मकतब था जो प्रमुख थे, बाकी खानकाहे, दारागाह है ना, तो वो सारी चीज़ें बहुत थी, लेकिन हमारा जो मेन था वो क्या था? मकतब और मदरसा था। मकतबा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। ध्यान देना, मकतब में प्रारंभिक शिक्षा और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मौलवी साहब के द्वारा बिस्मिल्लाह की रस्म के साथ बालक को मकतब में शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता था। जब बच्चा एक बिस्मिल्लाह के थ्रू अपना एडमिशन लेता था तो उसका जो शिक्षा होती थी वो मकतब में होती थी, जहाँ पर उस बालक को बेसिक शिक्षा दी जाती थी। यानी गणित की बात कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक शिक्षा उस बच्चे को दी जाती थी। ठीक है, और मस्जिद में मौलवी साहब ही मकतब में शिक्षण का कार्य करते थे। जो मौलवी साहब होते थे वही मकतब का कार्य करते थे। मकतबों में बालक का शब्द ज्ञान, धार्मिक प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी। मकतब में शिक्षा पूरी कर छात्र मदरसे में प्रवेश लेता था। मदरसों में भिन्न भिन्न विषयों के विद्वान शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण करते थे। जो मदरसा होता था वहाँ पर हर एक मतलब सब्जेक्ट के टीचर्स होते थे और प्रॉपर तरीके से वहाँ पर टीचिंग होती थी। वहाँ पर छात्रावास भी होता था, वो सारी चीज़ें होती थी जो आजकल हो रहा है। आजकल जहाँ भी हम उच्च शिक्षा लेने जाते हैं वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होती है, तो वैसा ही कुछ था वहाँ पर। पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो मकतबों में दिए जाने वाले प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को लिखना, पढ़ना, पत्र व्यवहार, साधारण भिन्न, अरबी फारसी की शिक्षा देकर तथा उनमें जीवनोपार्जन की क्षमता का विकास किया जाता था।
इस्लाम धर्म का ज्ञान देकर तथा कुरान का कंठस्थ कराकर छात्रों में धार्मिक और नैतिक आचरण में संबंधित प्रवृत्ति का विकास किया जाता था। एक काम कहाँ होता था? मकतब में होता था। यानी उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, लिखना पढ़ना, पत्र व्यवहार, साधारण भिन्न, अरबी फारसी लैंग्वेज और जीवनोपार्जन की क्षमता के लिए उनका विकास किया जाता था। इस्लाम धर्म का ज्ञान देते थे, कहीं ना कहीं कुरान को कंठस्थ कराते थे, धार्मिक और नैतिक आचरण से संबंधित प्रवृत्ति का विकास किया जाता था। शिक्षण पद्धति, अगली जो विशेषता है वो है शिक्षण पद्धति। मुस्लिम काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक थी। रटने और स्मरण पर बल दिया जाता था, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी वैदिक का बौद्धकालीन में वही काम होता था, ठीक है। और व्याख्यान, प्रश्नोत्तरों और वाद विवाद विधियों का प्रयोग किया जाता था। छात्रों को स्व अध्याय विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अध्यापक की उपस्थिति में बड़ी कक्षा के कुशल और योग्य छात्र छोटी कक्षा के छात्रों का पढ़ने का कार्य करते थे। गुरु शिक्षा संबंध, आगे की जो हेडिंग आपके हो सकते हैं, मैंने कुछ हेडिंग्स में मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिए, आप इनमें आप लिख सकते हैं अपने आप से, क्योंकि इतने पॉइंट्स जब आप लिख देते हैं ना तो लट ऑफ आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं आगे लिखने के लिए, और पूरी कॉपी कभी नहीं पढ़ी जाती है। कुछ विशेषताओं को उन्होंने ध्यान दिया, फिर आगे अगर आपने लिख रखा है तो उन्होंने हेडिंग पढ़ा और बस देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। तो निष्ठ है आपका गुरु शिक्षा संबंध, व्यावसायिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा, अनुशासन, दंड और पुरस्कार, स्त्री शिक्षा, ये सारी चीज़ें आपकी विशेषताएं थी मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा की। मध्यकालीन मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, लघुत्तरी का भी बन सकता है, और बड़े में आता है तो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। पहला स्थान हम मकतब लिख रहे हैं। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है। मकतब जो होता था इसका उत्पत्ति अरबी शब्द के कुतुब से हुई है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। उर्दू भाषा के कुतुब शब्द किताबों का बहुवचन है। इस प्रकार मकतब वह स्थान है जहाँ बालकों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इस प्रकार मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। ये प्रायः किसी मस्जिद से संबंध होते थे। कहीं कहीं मौलवी व्यक्तिगत रूप से अपने घरों पर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर मकतब का संचालन करते थे। वहीं पर बच्चों को इकट्ठा करके गैदर करके पढ़ाना शुरू करते थे। दैट प्लेस इज कॉल्ड मकतब। मकतबों में बच्चों के प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में किया जाता था। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ लिया है। प्रवेश के समय सभी बच्चों को बिस्मिल्लाह हक्कानी की रस्म होती थी। बच्चे का नया वस्त्र पहनाकर शिक्षक के सामने उपस्थित किया जाता था। शिक्षक बच्चों से कुरान शरीफ का कुछ आयतों दोहराता था और ना कर पाने पे बिस्मिल्लाह शब्द ही उसके लिए सफिशिएंट होता था, उसका उच्चारण ही कहलवाते थे। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर ली है, बस जानना जरूरी था कि क्या क्या उनके शिक्षण के जो स्थान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। खानकाह का प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र था। इसमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इसका व्यय दान द्वारा प्राप्त होने वाले धन से चलता था। यानी खानकाह जो चलते थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होते हैं जो दान करते हैं, उस दान के थ्रू ये खानकाहें चलते थे। और आगे फिर दरगाह की बात करेंगे। दरगाहें जो होते थे वो खानकाह की भांति दरगाह की प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। दरगाह जो होता था ये भी प्राथमिक शिक्षा का ही केंद्र था। उनकी स्थिति बहुत कुछ खानकाहों के समान थी। जो खानकाह थे और जो दरगाह थे इनकी स्थिति लगभग सिमिलर थी। इसमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त करते थे, ये इनकी खास बात थी। फिर मदरसा तो एक उच्च कोटि का हो जाता है। मदरसा की बात की जाए तो मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस से बना है। दरस से शब्द से बना है जिसका अर्थ है भाषण देना। क्योंकि इन शब्दों का मतलब भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान देना, इसे इग्नोर मत करना। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देना। इनका मतलब आपसे मतलब भी पूछ सकते हैं कि दरस वर्ड का मतलब क्या है या मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपका आंसर होगा दरस, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषण देना। क्योंकि उस समय उच्च शिक्षा भाषण द्वारा ही दी जाती थी, अतः उन स्थानों पर जहां भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी मदरसे के नाम से दिया गया है। मदरसा राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। इन मदरसों के भवन, पुस्तकालय, छात्रावास आदि के निर्माण में तत्कालीन मुसलमान शासक जो थे का योगदान रहा है। मदरसे में बहुत अध्यापक होते थे। उनके अध्यापकों की उच्च वेतन दिया जाता था। इनके राजकोट में अधिक सहायता प्रदान की जाती थी। मतलब मदरसा एक उच्च कोटि का स्थान होता था जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत छात्रावास, पुस्तकालय, वो सारी चीज़ें होती थी। सो गाइस, आप सभी को हमने देखो वैदिक कालीन पीरियड के बारे में 2 वीडियोज़ दिए। प्राचीन का बौद्ध कालीन के, वैदिक कालीन को ही प्राचीन काल कहते हैं। फिर हमने बौद्ध कालीन के बारे में एक प्रॉपर वीडियोज़ दिया। फिर मैंने आपको मध्यकालीन या मुस्लिम
समकालीन का एक वीडियो दे दिया। अब आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं फंसेंगे। अब अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सॉल्व होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एंड आई होप कि आप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आपको वीडियोज़ हमारे कैसे लग रहे हैं, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको हमारे वीडियोज़ लगती कैसे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, तो हम और भी इम्प्रूव कर पाएंगे। कहीं कमियां नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ टेल मी, आप हमें बताएं सो दैट हम उसे इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट